जय हिंद प्यारे साथियों, मैं पंकज साहू आपका अपने YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो जैसा हमको पता था भैया कि मैं आपको मैथ वाली क्लास पढ़ा रहा था, आज भैया एक नई क्लास चालू होने वाला है, एक नया विषय चालू होने वाला है। पहले से मैंने बता रखा है और ये विषय आप देखोगे संविधान विषय है। और संविधान नहीं, हम पूरी राज्य व्यवस्था को कवर कराते चलेंगे आपको, कि आप सभी को पता है कि वहाँ पर विधि भी आनी है। तो कैसे क्या होता है ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और मैंने कह रखा है भैया पूरे में पूरे नंबर आएंगे। जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आएगा, गारंटी लेता हूं भैया एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं कराने वाला हूं आपको एक तरफ से एक ब्रह्मास्त्र सीरीज होगी आपके लिए। ये सीरीज आपके लिए आप देखिएगा परीक्षा में जब जाएंगे तो आपका दबाव कम कर देगी। और मेरा काम है कि जब आप परीक्षा में जाएं तो दबाव को फील ना करें। अगर आप दबाव को फील तभी करेंगे जब आपका सिलेबस आपके पास नहीं होगा। तो अब चिंता करने की कोई बात नहीं है भैया। अब चालू हो गई है प्रयाग एकेडमी की यूट्यूब क्लासें, उनको लीजिए, आप स्टार लगाइए। तो ये क्लास स्टार क्लास, तो आइए स्टार क्लास को करते हैं प्रारंभ। और मैंने कहा कि हम पूरा पढ़ेंगे, तो हमने क्या बात करी भैया? राज्य व्यवस्था। किसकी बात करेंगे भैया? राज्य व्यवस्था की बात करेंगे। तो जब हम राज्य व्यवस्था की बात करेंगे तो इस राज्य व्यवस्था को हम दो पार्टों में विभाजित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि राज्य व्यवस्था को भैया दो पार्टों में विभाजित कर सकते हैं। और ये दोनों पार्ट आपको बनाएंगे, लगाएंगे आपके कंधों पर स्टार। और स्टार लगाने के लिए हमको पढ़ना क्या पड़ेगा भैया? संविधान वाली क्लास। कौन सी? संविधान वाली क्लास पढ़नी होगी भैया। दूसरा, अब इसी में जाएंगे तो हमको मिल जाएगी विधि। क्या मिल जाएगी भैया? विधि। और विधि में आपको दो मूल विधि, एक प्रक्रिया विधि। ऐसे समझ सकते हैं कि एक हमें आईपीसी पढ़नी है भैया। क्या पढ़नी है? आईपीसी, इंडियन पीनल कोड पढ़नी है हमको। आगे चलेंगे तो हमको मिल जाएगी सीआरपीसी। अब आप देखोगे इसमें हमको यही वाली ज्यादा पढ़नी है। तो एक तो हमारी राज्य व्यवस्था में क्या आ गया? कॉन्स्टिट्यूशन आ गया भैया, संविधान आ गया। और हम आज इसी संविधान को आपको मैं 17 अक्टूबर के पहले कंप्लीट करा दूंगा विषय को। बस आपको मेरे साथ जुड़ना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करते रहना है। और अगर कमियां कुछ लगें तो उन कमियों को भैया आप करते रहना उजागर, और मैं उन कमियों को करता रहूंगा दूर। तो आज पढ़ने जा रहे हैं कौन सा विषय? संविधान विषय। और ये संविधान विषय से आपके दरोगा के एग्जाम में, यूपीएसआई के एग्जाम में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आने वाले भैया। और ये 15 क्वेश्चन आपको इसी क्लासों से मिलेंगे। और ये स्टार वाली क्लासें आज आपको स्टार लगवाने के लिए कंधों पर स्टार वाली क्लास को पढ़ें। तो आज हम प्रारंभ करते हैं। तो इसको हम रफ कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज भैया कौन सा विषय पढ़ेंगे? संविधान। कौन सा आ जाएगा? संविधान विषय को। और इस संविधान विषय भैया होता क्या है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात किसकी कर दी हमने? संविधान की। तो एक चीज ये करिए, क्योंकि आपका जो एसआई का पेपर होगा वो थोड़ा थ्योरिकल होगा, क्योंकि उसमें राज्य व्यवस्था जुड़ गई है। जैसे आप जिन लोगों ने दरोगा के एग्जाम नहीं दिए हैं उन्होंने पहले एग्जाम दिए होंगे, तो कुछ संविधान के क्वेश्चन दिखते हैं तो वो हमको लगता है कि थ्योरी के रूप में दिए हुए हैं, वो चीजें हमको कम समझ में आ रही हैं। तो वही भैया आप कह सकते हो वो राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। और राज्य व्यवस्था पूरी विधि को भी जोड़ेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन को लेंगे तब होगा। तो आओ आज पढ़ना चालू करते हैं स्टार वाली क्लास। और स्टार की क्लास में सबका स्वागत है। स्टार लगाना कंधों पर, तो स्टार वाली क्लास। तो आइए पढ़ते हैं। तो जब हम संविधान की बात करेंगे तो पहली बात ये बताएंगे कि संविधान होता क्या है। कि भाई पहला हम उसी विषय पर चर्चा करें कि जिस विषय को हम पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं ये है क्या। जैसे आपसे आपके एग्जाम ही में पूछ ले तो संविधान की कई सारी आप परिभाषाएं दे सकते हो, और एक परिभाषा मैं भी बना रहा हूं, आप भी बनाइएगा, ठीक है। और एक परिभाषा अपने नोट्स में आप अपनी लिख के चलेंगे।
ठीक, तो अब ये कह रहा है संविधान, तो मैं कहता हूं कि संविधान जो होता है एक व्यवस्था होती है, और वह व्यवस्था आप देखोगे किसी देश या संस्था के लिए होती है। तो किसी संस्था और किसी देश को चलाने के लिए जो एक कानून होता है, जो एक संहिता होती है, वो संहिता कहलाती है भैया संविधान। तो इसकी एक सटीक परिभाषा देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि किसी देश, क्या बात करेंगे हम, किसी देश व संस्था, किसी देश व संस्था के संचालन के लिए, संचालन के लिए एक संहिता, एक कानून। तो हमने कहा किसी देश को व किसी संस्था को संचालित करने के लिए एक संस्था की जरूरत है, किसी देश व संस्था के संचालन के लिए एक संहिता की जरूरत है। वही कानून, वही संहिता, वही जो व्यवस्था संचालित होती है वो किसके तहत होती है, संविधान। और ये याद रखेंगे कि हम जो संविधान में पढ़ेंगे तो किसी भी देश, किसी भी संस्था के विकास के लिए जरूरी है दो चीजें, और वो एक चीज है आपका प्रशासन, कि अगर प्रशासन अच्छा है तो उस क्षेत्र का विकास अच्छा होगा, और कोई मामला फंस जाए प्रशासन में तो उसके लिए हमको चाहिए न्याय, न्याय व्यवस्था। तो एक प्रशासन व्यवस्था भैया, और दूसरी कौन सी व्यवस्था, न्याय व्यवस्था। किसी भी देश की ये दो व्यवस्थाएं अगर अच्छी हैं तो उसका विकास संभव है, और उसका विकास बहुत तीव्र गति से संभव है। यही हमारे संस्थाओं में भी है। तो आज हम लोग भैया संविधान को पढ़ेंगे, किसी देश व संस्था के संचालन के लिए जो संहिता आएगी, वही व्यवस्था, वही कानून आपका संविधान कहलाएगा। और हम इसमें पढ़ेंगे, प्रशासन को पढ़ेंगे और न्याय पढ़ेंगे। तो आपसे ये भी आज हम ये भी देख लेते हैं, यहीं पर सिलेबस डिस्कशन भी कर लेते हैं कि संविधान में हम पढ़ेंगे क्या क्या भैया, क्या क्या आएगा हमारे पेपर में। तो मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे पढ़ लें, कि कुछ ही टॉपिकों में हम संविधान विषय को आसानी से बांट लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि अगर हमें कुछ संविधान में पढ़ना होगा तो हम ये कहेंगे कि संविधान का विकास पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कि संविधान का विकास पढ़ना है, कि कैसे विकास प्रारंभ हुआ, या हम इसी विकास को संविधान के ऐतिहासिक स्रोतों में कर सकते हैं। तो आइए पहली बात करेंगे संविधान का विकास, या इसी में जान लेंगे ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है, अब जब ये आपका संविधान का विकास हो गया, ऐतिहासिक स्रोत हो गए, तो अब और चीज क्या पढ़नी है हमको। तो जब आगे जाएंगे तो ये जो संविधान का विकास है, ऐतिहासिक स्रोत है, इसके बाद हम देखेंगे हमारी आ जाएगी कौन सी भैया, विकास में ही आप देखोगे एक संस्था आएगी जो करेगी, उसे हम लोग कहते हैं संविधान सभा। कौन सी आ जाएगी भैया, संविधान सभा आ जाएगी। और जब संविधान सभा के आगे बढ़ेंगे तो इसी संविधान सभा की कड़ी में एक संस्था आ जाएगी, और वो संस्था आपकी भैया क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी हमारी प्रस्तावना। क्या पढ़ना भैया हमको आगे, प्रस्तावना पढ़नी है। अगर हम प्रस्तावना के आगे गए तो प्रस्तावना के बाद हम लोगों को पढ़नी है अनुसूची। क्या पढ़नी भैया, अनुसूची पढ़नी है। और अनुसूची के बाद गए तो हमको भाग पढ़ने हैं, और भागों के बाद गए तो हमें पढ़ने भैया आर्टिकल, अनुच्छेद पढ़ने हैं। क्या पढ़ने भैया, आर्टिकल्स पढ़ने हैं। तो संविधान का विकास, ऐतिहासिक स्रोत, संविधान सभा, आपका प्रस्तावना, अनुसूची, भाग, आर्टिकल, ये हो गए व्यवस्था। पर इन प्रस्तावना, अनुसूची और भाग, आर्टिकल्स में आगे चलकर कोई भी गड़बड़ी आ जाती है या कोई दिक्कत आ जाती है कानून में, तो हमारे संविधान वेत्ताओं ने एक बात की है, संविधान संशोधन की। किसकी बात की है, संविधान संशोधन की। और ये भी हम पढ़ेंगे इसी में, संविधान संशोधन, प्रस्तावना,
अनुसूची, भाग, आर्टिकल्स, संविधान संशोधन। आगे देखेंगे तो आगे हम लोगों को पढ़ना होगा और वो पढ़ेंगे भैया संवैधानिक दूसरी बात करेंगे संवैधानिक संस्थाएं। क्या पढ़ लेंगे भैया? संवैधानिक संस्थाएं। और मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, आगे पढ़ेंगे इसी कड़ी में। तो इसी कड़ी में भैया आगे आ जाएगा क्या? आपके गैर संवैधानिक निकाय। और ये भैया मैं आपको 17 अक्टूबर के पहले कंप्लीट करा दूंगा। अगर चीज़ों को कंप्लीट करना है तो जुड़ जाएं प्रयाग एकेडमी के यूट्यूब चैनल से, और आप अगर ऑफलाइन आना चाहते हैं तो आ जाएं भैया जीआईसी स्कूल के सामने। अब आपका एक काम होगा कि आपको, मैंने कहा था अगर स्टार लगाने हैं कंधों पर तो स्टार वाली क्लास भी लेनी है। और मैंने कह रखा है कि जितनी क्षमता है हमारे अंदर उस ऊर्जा को एक ही काम में झोंक दें कि केवल वर्दी ही मेरा जुनून है, कि वर्दी नहीं तो कुछ नहीं। तो आइए इसी कड़ी में क्लास को हम बढ़ाते हैं आगे। तो इसका ले लें स्क्रीनशॉट, जिससे हमें पता चल जाए कि हमें पढ़ना क्या क्या है संविधान में, और फिर मैं आपको संविधान के विकास के बारे में बताता हूं। तो भैया लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले भैया, इसको कर देते हैं रफ और फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं और नोट्स बनाते चले भाई, और नोट्स बनाते चलें, तो जिससे आपके परीक्षा के समय, मैंने कहा, दबाव नहीं फील होगा। नहीं तो भैया फिर तो हम डिप्रेशन में आते ही आते हैं। और मैंने कहा है कि अगर डिप्रेशन में नहीं जाना है तो पहले करो वर्क, काम करते नहीं भाई। और एक चीज़ है कि हम डिप्रेशन में, मैंने बता रखा है कि डिप्रेशन में कब आप जाएंगे? जब आपने अपना काम सही तरीके से नहीं किया, उस दबाव में जाएंगे डिप्रेशन में। और अगर नहीं जाना है तो दम लगा दीजिए पूरा 17 अक्टूबर के लिए। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले मैंने कहा कि इतिहास का, संविधान का स्रोत पढ़ेंगे, ऐतिहासिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर याद रखिएगा कि एक देश पड़ता है इंग्लैंड, और यहीं से वो होगी कहानी प्रारंभ इतिहास की। और एक हमारा देश पड़ता है भारत, और भारत एशिया का देश है, इंग्लैंड यूरोप का देश है। तो इंग्लैंड से भारत पूर्व में है, इंग्लैंड से भारत पूर्व में है। तो आप जाओगे कि जब हम पुनर्जागरण काल की बात करेंगे, थोड़ी चीजें मैं आपको और बता दे रहा हूं, आपको ये लगेंगी इतिहास की हैं, पर ये आपके काम की हैं। तो पुनर्जागरण काल में आप देखोगे यूरोप में एक चेतना जगी, एक जन्म हुआ नया लोगों का, मानव केंद्र में आया। तो यहां पर एक विकास के, आप देखोगे विकास की एक ललक जगी। उसी ललक में आप देखोगे लोगों ने भारत आने का एक समुद्री मार्ग खोजा। क्यों? क्योंकि पूर्वी देशों के साथ जो मसाले जाते थे, उन मसालों से व्यापार बहुत लाभदायक था। उसी मसालों के फायदे को कमाने के लिए समस्त यूरोपीय जो कंपनियां थी वो भारत की तरफ आगमन कर रही थी या पूर्वी देशों की तरफ आ रही थी। उसी कड़ी में इंग्लैंड में एक कंपनी बनी, ब्रिटेन में एक कंपनी बनी, और वो ब्रिटेन में जो कंपनी बनी उस कंपनी को हम लोग कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या कह देंगे भैया? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है भैया, आपसे यही कह सकता है, इसमें आप देखोगे कि ब्रिटेन के कुछ व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी का गठन किया, और इस कंपनी का जो गठन हुआ है वो भैया हुआ है 1599 में। यही गलती हो जाती है। क्यों? अभी आप मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर लोग 1600 मान लेते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण कब हुआ है? 1600। तो 1600 में भैया नहीं हुआ है। और देखते हैं तो 1599 में किसकी स्थापना हो गई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो हो गई,
पर आप सभी को पता है कि अगर व्यापार करना है तो सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर हमें किन्हीं बाहर देशों में जाना है तो सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो सरकार है, आप सभी को पता है कि जो ब्रिटेन में है वो राजतंत्र है। कौन सा है? राजतंत्र है भैया। और राजतंत्र का मतलब होता है कि राजा का शासन होगा, वंश परंपरा के अनुसार शासन होगा। याद रखिएगा कि पिछले 2018 यूपीपी में गणतंत्र पूछा गया था। तो गणतंत्र याद रखिएगा कि गणतंत्र का अर्थ होता है, आगे मैं पढ़ाऊंगा, यहां पर लिख लीजिएगा कि गणतंत्र का मतलब होता है कि जो हमारा राजा होगा वो चुन के आएगा, और राजतंत्र का मतलब होता है कि राजा वंशानुगत आएगा। और उसी समय अगर भारत में जाओ, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही थी, तो भारत में भी आप देखोगे आपका राजवंशी चल रहे थे, और भारत में एक राजवंश चल रहा था, मुगल वंश। कौन सा वंश चल रहा था भैया? मुगल वंश से क्वेश्चन बनता है। तो यहां पर आप देखोगे राजतंत्र में जो ब्रिटेन की महारानी होंगी इस समय, और वो महारानी कहलाती हैं एलिजाबेथ। कौन सी कहलाएंगी भैया? एलिजाबेथ प्रथम। तो इतनी क्लियर हो गई होगी बात कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो उस समय ब्रिटेन में अगर शासन था तो वो महारानी का था। और भैया महारानी कौन सी थी? एलिजाबेथ प्रथम। इनको याद रखिएगा क्योंकि सेकंड वाली अभी हैं। तो एलिजाबेथ प्रथम हो गई। ये आप देखेंगे ये ब्रिटेन की महारानी है। इसके बाद आप जाओगे तो एक क्वेश्चन पूछता है, इन महारानी ने इस ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर जारी किया, और वो चार्टर जारी किया 1600, जिसे हम लोग कहते हैं चार्टर अधिनियम। क्या कह देंगे भैया? चार्टर अधिनियम। और ये जो अधिनियम है आपसे कह सकता है कि कंपनी, बात समझिएगा, कंपनी को व्यापार करने का अधिकार किस अधिनियम से मिला? तो कंपनी को जो अधिकार मिला है वो 1600 के चार्टर अधिनियम के तहत मिला है। कि कंपनी को जो अधिकार मिला है भैया वो 1600 के चार्टर अधिनियम के तहत मिला है। आगे बढ़ेंगे तो ये आप देखोगे कंपनी को मिला कितने दिन का अधिकार? तो जो महारानी है उन्होंने इस कंपनी को एक अधिकार दिया, और ऐसा अधिकार दे दिया और ये कहा कि कंपनी पूर्वी देशों के साथ, किसके साथ भैया? पूर्वी देशों के साथ। याद रखिएगा पूर्वी देशों के साथ इनको अधिकार मिला। और इनको कैसा अधिकार मिला? एकाधिकार मिला भैया, एकाधिकार। याद रखिएगा ये सब फैक्ट बहुत पूछे जाते हैं, और आप देखोगे संविधान के इतिहास से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में। और मैं आपको जो पढ़ाऊंगा कंप्लीट, तो मेरे साथ जुड़ें और आप स्टार लगाएं कंधों पर और लें स्टार वाली क्लास। तो अब आप देखोगे एकाधिकार। तो एक चीज ये समझिए कि आपसे एक ये शब्द का अर्थ भी निकालते चलें कि एकाधिकार है क्या। एकाधिकार का तात्पर्य है कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की कोई कंपनी अगर पूर्वी देशों के साथ व्यापार करेगी तो वो केवल होगी ईस्ट इंडिया कंपनी IIC। और एकाधिकार कितने वर्षों का मिला तो आपसे कह सकता है, तो यहां पर भैया वर्ष हुए कितने? 15 वर्ष। कितने वर्ष हो गए? 15 वर्ष। तो यहां से याद करो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहेगा तो आप 1600 नहीं मारेंगे ऑप्शन अकॉर्डिंग। बाई चांस वहां पर 1599 नहीं है तब क्या करेंगे? तब तो हम कौन सा मार देंगे? 1600 का चार्टर मार देंगे। और कंपनी को कितने वर्षों का अधिकार मिला? तो भैया 15 वर्षों का एकाधिकार प्राप्त हो गया कंपनी को। और हम जब बढ़ेंगे आगे तो हमने देखा कि जब कंपनी बनी तो इंग्लैंड में शासन एलिजाबेथ प्रथम का था। तो ये हमसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा गया, और वो क्वेश्चन ये पूछा गया कि कंपनी का, जब आप देखोगे जो कंपनी है उसका भारत जब आगमन हुआ तब शासन कौन था? तो दोनों क्वेश्चनों में अंतर हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? अंतर हो जाता है। तो यहां से याद रखिएगा, अगर आपसे कह दे कि जब कंपनी का गठन हुआ तो भारत में किसका शासन था? तो याद रखिएगा भारत में भैया राजा थे, बादशाह थे अकबर। कौन से थे? अकबर। तो जब कंपनी का पूर्वी देशों के साथ
एकाधिकार प्राप्त हुआ और वो 1600 चार्टर के तहत प्राप्त हुआ, तो भारत का बादशाह कौन है? तो ये याद रखिएगा, मुगल बादशाह, और मुगलों में भी कौन है? अकबर है। तो इतनी बातें हो गई होंगी। अब थोड़ा बढ़ते हैं आगे। तो अब जब कंपनी, आप देखोगे आज जो सुलभ है परिवहन, पर पहले इतना सुलभ नहीं था भैया, कि पहले हमें समुद्र से आना है, अन्य माध्यमों से आना है, ये हवाई यात्राएं नहीं हुआ करती थी, तो समय लग जाता था। तो उन समय की कड़ी में जाओगे तो ये जो महारानी एलिजाबेथ हैं प्रथम, इनकी मृत्यु हो जाती है, और जो इनकी मृत्यु होती है वो 1603 में हो जाती है। तो यहीं से याद करिएगा कि महारानी की मृत्यु कब हुई। तो जो महारानी है उनकी मृत्यु हो जाएगी 1603 में। और जब इसी कड़ी में बढ़ेंगे तो जब महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार दिया, तो उस समय आप सभी को बताया अकबर थे, पर अकबर का भी आप सभी को याद होगा कि 1605 में अकबर की भी क्या हो जाएगी भैया? मृत्यु। ये डेट याद रखिएगा, आपसे सीधा पूछ सकता है कि अकबर की मृत्यु कब हुई थी। तो भैया अकबर की मृत्यु कब हुई है? 1605 में हुई। तो अब आप देखोगे 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। अब बढ़ेंगे इसके आगे। तो जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर एक क्वेश्चन और बन गया कि इधर महारानी भी निपट गई, इधर बादशाह भी निपट गए। अब भैया एक क्वेश्चन हमको ये और दे गए, एक सरदर्द और। तो अब महारानी भी निपट गई, राजा भी निपट गए। तो अब यहां पर आप देखोगे कि इस राजतंत्र में जिस वंश की महारानी है वो वंश कहलाता है ट्यूडर। कौन सा वंश कहलाएगा भैया? ट्यूडर वंश। अब महारानी गई तो महारानी के बाद आएंगे जेम्स प्रथम। कौन से आ जाएंगे भैया? जेम्स प्रथम। तो अब जेम्स प्रथम है। और जब आप देखोगे जहांगीर के बाद अगर देखा जाए तो अकबर के बाद आ जाएंगे जहांगीर। कौन से आ जाएंगे भैया? जहांगीर। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूं, आपको धीरे धीरे आपके कंधों पर स्टार लगाने का प्रयास करता हूं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। तो और इसे नोट्स बनाते रहे ध्यान से, एक कंप्लीट करें विषय को। और इस स्टार वाली क्लास से आपके एग्जाम में आप देखिएगा 10 से 15 नंबर फंसेंगे, 10 से 15 गारंटेड। जितना भी आ जाएगा आप उसको करके आएंगे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे यहां से बस आप कंप्लीट करिए। उधर से मैथ वाली चल रही क्लास और इधर से स्टार वाली क्लास। तो आइए अब हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, तो जब आगे बढ़ेंगे तो मैंने कहा कि 1603 में महारानी की क्या हो गई है भैया? मृत्यु हो गई है। और 1605 में मृत्यु हो गई किसकी? अकबर की। और अकबर भारत के महाराज बादशाह। तो अब यहां पर शासन किसका आ गया? मैंने कहा जेम्स प्रथम का शासन आ गया। और जब इधर जेम्स प्रथम का शासन आ गया, उधर हम देखेंगे तो हमारे जहांगीर आ जाएंगे बादशाह। कौन से हो जाएंगे? जहांगीर। तो अब ये समझिए कि कंपनी तो व्यापार करने जाएगी ही जाएगी। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त किए, और उन एकाधिकारों के प्राप्त करने के बाद धीरे धीरे पूर्वी देशों के साथ उन्होंने व्यापार को प्रारंभ किया। इसी कड़ी में आप समझिएगा कि जो भारत है, और भारत के मुगल बादशाह आप सभी को पता है कि अकबर है, कि जो भी भारत में अगर आपको व्यापार करना है तो उस व्यापार की अनुमति आपको किससे लेनी पड़ेगी? उस व्यापार की अनुमति भैया आपको लेनी पड़ेगी जहांगीर से। किससे लेनी पड़ेगी? जहांगीर से। अब जहांगीर अनुमति दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। तो जो जेम्स प्रथम है, इन जेम्स प्रथम ने एक पत्र भेजा, और इस पत्र को लेकर आप देखोगे मुगल दरबार में जो पहुंचेगा वो होगा कैप्टन हॉकिंस। कौन सा हो जाएगा भैया? कैप्टन हॉकिंस। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि कंपनी की तरफ से, क्वेश्चन क्या पूछता है? कंपनी की तरफ से, कंपनी की तरफ से भारत
कंपनी की तरफ से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज, कंपनी की तरफ से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज। तो याद रखिएगा कि कंपनी की तरफ से जो अंग्रेज भारत आ रहा है वो भैया कौन सा हो रहा है, कैप्टन हॉकिंस। एक क्वेश्चन और पूछता है, तो कैप्टन हॉकिंस याद रखिएगा कि जब मुगल दरबार में आता है तो मुगलों की राजधानी क्या है, आगरा। क्या है भैया, आगरा है। तो अब जहांगीर का दरबार कहां लगा होगा, तो जहांगीर का दरबार भैया लगा होगा आगरा। और अगर आपको छूटें प्राप्त करनी है तो आपको आना होगा मुगल दरबार में। तो एक क्वेश्चन आपसे यह कह देता है कि जो कैप्टन हॉकिंस है वो जहांगीर से किस स्थान पर मिला था। क्वेश्चन क्या कहेगा कि कैप्टन हॉकिंस आपसे कहेगा सीधा सीधा कि कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से, ये पूछा भी गया है, जहांगीर से किस स्थान पर मिला था। कहां पर मिला था, किस स्थान पर मिला था भैया। तो कहां पर मिल गया, तो याद रखिएगा आगरा में मिल गया। कहां पर मिल गया भैया, आगरा में मिल गया। आगरा है क्या, मुगलों की राजधानी भैया। क्या है, मुगलों की राजधानी है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो कैप्टन हॉकिंस मिल गया जहांगीर से, और जहांगीर से मिला कहां पर, आगरा में। एक चीज याद रखिएगा, इन मुगलों की भाषा जो थी वो पहले तो आप देखोगे बाबर की भाषा तो तुर्की ही रही है। बाबर क्या बोलता था, तुर्की। पर आगे चल के जो मुगलों की भाषा है, आपके पेपर में जो क्वेश्चन आता है कि मुगलों की भाषा क्या थी, तो याद रखिएगा मुगलों की जो भाषा है वो भाषा कौन सी हो जाएगी, फारसी। तो इसे याद रखिएगा। तो अब आप देखोगे मुगलों की भाषा क्या हो गई, फारसी। अब कैप्टन हॉकिंस होता है वो तुर्की और फारसी दोनों भाषाओं को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, कि वो तुर्की बोलना भी उसे आता है, फारसी भी बोलना आता है। कि जब वो मुगल दरबार में पहुंचता है जहांगीर के सामने, तो जो वो संबोधन करता है, जो वो बोलता है, जो बातचीत करता है, वो फारसी भाषा में करता है। तो इससे आप देखोगे जो जहांगीर होता है बहुत प्रभावित हो जाता है। क्या होता है, जहांगीर बहुत प्रभावित हो जाता है। जैसे हम आप देखोगे कि अगर हम आप बैठे हों तो हम लोग ज्यादातर यहाँ पर हिंदी भाषी हैं, और कोई अंग्रेज आए वो आपसे हिंदी में बात करे तो आप जितने भी वो काम बोलेगा आप उसके काम करेंगे, क्योंकि आपकी मातृभाषा में बात कर रहा है। आपसे जो बात कर रहा है वो बात अंग्रेज की आपको समझ में आ रही है। तो जब बात इतनी समझ में आ गई जहांगीर को, तो ये इतना प्रभावित हो गया, इससे इतना प्रभावित हो गया कि भैया इसने दे डाला एक उपाधि। क्या दे डाला, तो कैप्टन हॉकिंस को इसने एक उपाधि दी, और वो उपाधि कहलाई 400 का मनसब दे दिया। क्या दे दिया भैया, मनसब। और याद रखिएगा जैसे आज ये मनसब समझो क्या होता है। जैसे आप देखो कि किसी को भारत रत्न मिल जाए, किसी को नोबेल मिल जाए, तो उसके प्रभाव को ही तो दर्शाता है। तो अगर किसी के नाम के पीछे ये मनसब लग जाए, मनसब का मतलब है प्रभाव। जैसे हम आप देखोगे कि एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो एसआई में भी 3 पोस्टें मिलेंगी आपको, सिविल, आपको फायर, पीएससी। तो आप देखोगे कद के हिसाब से तो बड़ा। वैसे ही यहां पर आपका प्रभाव जो मुगल दरबार में चलता था, एक उपाधि चलती थी मनसब। तो आपसे कह सकता है कि जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को कितने का मनसब प्रदान किया, तो कितने का मनसब प्रदान किया, 400 का मनसब दिया। कितने का मनसब दिया, 400 का मनसब दिया। दूसरी बात याद रखिएगा, कभी आपसे यह भी कह सकता है कि कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार गया था, या कैप्टन हॉकिंस भारत आया था, या कंपनी भारत आई थी। 3 क्वेश्चन एक ही थे। तो याद रखिएगा कि 1608-9 क्या कर दोगे भैया, 1608-9। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि कंपनी जब बनी थी तो भारत में शासन था अकबर, पर आपसे कह सकता है कि जब कंपनी भारत आई तब किसका शासन था। ये बहुत बार पूछा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो उस समय
शासक कौन था। क्या बात करेगा, शासक कौन था। तो याद रखिएगा शासक कौन हो जाएगा भैया, आपका जहांगीर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, जहांगीर। और याद रखिएगा कि अगर आपसे ये भी कभी पूछ दे कि जो कैप्टन हॉकिंस है वो किसके नाम का पत्र लेकर आया था भारत, किसके नाम का पत्र लेकर आया था भारत, तो याद रखिएगा किसके नाम का पत्र लेकर आया भारत, तो अकबर के नाम का पत्र लेकर आया। किसके नाम का पत्र लेकर आया, अकबर का। बातें समझ में आ रही होंगी क्योंकि मैं एकदम आपको फैक्ट की तरीके से करवा रहा हूं क्वेश्चन। इसका लें स्क्रीनशॉट और फिर हम धीरे से बढ़े आगे, ठीक है। तो मैं इसे रब करता हूं। अब आप देखोगे जो कैप्टन हॉकिंस है वो उतनी तो छूटें नहीं प्राप्त कर पाया जहांगीर से, और धीरे धीरे आप देखोगे अंग्रेजों का आगमन हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने लगी। उसी व्यापार की कड़ी में कभी कभी आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो उसका मूल उद्देश्य क्या था। क्वेश्चन ये करेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो उसका मूल उद्देश्य क्या था। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखेंगे, मैंने कहा कि जब अंग्रेज भारत आए तो उनका मुख्य उद्देश्य था, याद रखिएगा कि जो उनका मुख्य उद्देश्य था वो भैया था क्या, व्यापार। उनका ये उद्देश्य कभी नहीं रहा कि भूभाग, कि वो भारत में जीतेंगे, राज करेंगे, ऐसा कभी नहीं सोचा था। ऐसा उन्हें भारत में आके भारत की जब परिस्थितियों को देखा तब उन्हें लगा कि नहीं, उन्हें भारत को आसानी से जीत लेंगे, ठीक है। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। तो हम पहुंचते हैं भैया बंगाल। और चीजें हम इतिहास में पढ़ेंगे कैसे आए अंग्रेज। तो जब बंगाल बढ़े तो बंगाल में याद रखिएगा कि जो बंगाल है, इस बंगाल में आप देखो कि स्वतंत्र शासक हैं और एक शासक है अली वर्दी खां। और ये जो अली वर्दी खां है एक योग्य शासक है, पर एक विडंबना आई कि जो अली वर्दी खां है उसके कोई पुत्र नहीं था। तो उसने अपने पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो इस वजह से आप देखोगे जो अली वर्दी खां था उसकी जो अन्य पुत्रियां थी उनके पुत्र क्या हो गए भैया, असंतुष्ट हो गए। जब उनके पुत्र संतुष्ट हो गए और उनकी जो पुत्रियां थी वो भी असंतुष्ट हो गई, तो एक घटना घट गई सिराजुद्दौला के कार्यकाल में। और ये हम कह सकते हैं कि सिराजुद्दौला जब नवाब बना तो अंग्रेज तब तक आप देखोगे बंगाल के क्षेत्र में भी धीरे धीरे मजबूत हो चुके थे। अब अंग्रेजों का एक उद्देश्य हो गया था ज्यादा से ज्यादा व्यापार में धन कमाना। उसकी वजह से आप देखोगे उगाही भी करने लगे, राजा के नियंत्रण से बाहर होना चाहने लगे। तो जब हम नवाब के नियंत्रण से बाहर होने लगे, उनको दिक्कत होने लगी, तो उनका एक उद्देश्य हो गया कि आप भूभाग करो, राजा को जीतो। तो इसी कड़ी में आप देखोगे एक घटना घटती है सिराजुद्दौला के कार्यकाल में, वो घटती भैया 1756 में, और उस घटना को हम लोग कहते हैं ब्लैक होल त्रासदी। और ये त्रासदी ही थी, और इस त्रासदी का जो वर्णन दिया है तो इस घटना के बारे में बताया है हालवेल ने। तो बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं, ज्यादातर कहते हैं कि ये हालवेल की दिमाग की उपज थी। अब कैसे, कि जैसे आप देखोगे हमारे यहाँ एक नापाक हरकतों वाला भी है अपने पास, पाकिस्तान, वो हम पर हमला किया ही करता है। तो आप देखोगे जब वो हमला करता है तो हमारी आवाम भी एक मांग करती है इसको खत्म करो, ये रोज रोज का इसे खत्म करो। तो आप देखोगे हमला होता भी है, और पूरे देश की सिंपैथी तो साथ रहती सेना के। वैसे ही इस समय जब ब्लैक होल की घटना में कहा गया कि समस्त अंग्रेज मारे गए कुछ को छोड़ के, तो वहां पूरे यूरोप में, ब्रिटेन में, वहां की संसद में अब एक हो गया सिराजुद्दौला से निपटा जाए। और सिराजुद्दौला से निपटने के लिए एक मद्रास में है रॉबर्ट क्लाइव। कौन सा भैया, रॉबर्ट क्लाइव। और ये रॉबर्ट क्लाइव मद्रास में, इसे कहा गया कि आप बंगाल पहुंचे।
कहां पहुंचे? बंगाल पहुंचे और बंगाल में मदद करे, क्योंकि सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को खदेड़ दिया है, बंगाल के बाहर कर दिया है, पर उसकी भूल अंतिम रूप से अंग्रेजों की शक्ति को नष्ट नहीं किया और जश्न में मनाने लगा। और जब जश्न मनाने लगा उसी बीच उनकी मदद के लिए रॉबर्ट क्लाइव आ गया। अब रॉबर्ट क्लाइव ने देखा कि बंगाल के क्षेत्र में आप देखोगे सिराजुद्दौला से बहुत लोग असंतुष्ट हैं, नवाब से। देखा घर में ही कि इसका जो मौसेरा भाई है मीर जाफर, कौन सा भैया? मीर जाफर। मीर जाफर स्वयं नवाब बनना चाह रहा है। अब रॉबर्ट क्लाइव ने इसकी मां घसीटी बेगम से संधि कर ली कि आपके पुत्र को मैं आगे नवाब बना दूंगा, और जब नवाब बना देंगे तो रॉबर्ट क्लाइव ने आप देखोगे जितने भी सिराजुद्दौला के विरोधी थे उनको एक कर दिया। और जब एक कर दिया और आप देखोगे एक युद्ध हो गया यहीं पे 1757, उसे हम लोग कहते हैं प्लासी का युद्ध। ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और याद रखिएगा भारत में अंग्रेजों की प्रथम युद्ध है, प्रथम लड़ाई है कि भारत में अंग्रेजों की ये प्रथम लड़ाई है, और यही लड़ाई अंग्रेजों को भारत में पैर रखने का अवसर प्रदान कर देगी। तो अब याद करिए, जब इसने पहले से ही करार कर लिया, और ये जो मीर जाफर है ये याद रखिएगा ये सिराजुद्दौला का सेनापति है, और जब यही सेनापति आप देखोगे नवाब बनना चाहे तो युद्ध में आप देखोगे ये जो युद्ध हुआ उससे कभी कभी यही पूछता है। तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, किसके बीच भैया? रॉबर्ट क्लाइव के बीच। तो अब ये सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच युद्ध कहां हुआ भैया? क्योंकि जब युद्ध प्लासी के मैदान में हो रहा था तो ये मीर जाफर की सेना उतरी नहीं, क्योंकि यही तो सेनापति है। तो इस युद्ध को इतिहासकारों ने एक षड्यंत्र माना है कि एक युद्ध नहीं था, ये एक षड्यंत्र था। तो प्लासी का युद्ध जो था वो रॉबर्ट क्लाइव हो गया विजयी। और जब रॉबर्ट क्लाइव विजयी हुआ तो जो इसने कहा था, और उसने ये बात कही थी कि भैया हम बना देंगे किसको? मीर जाफर को नवाब। क्या कर देंगे भैया? मीर जाफर को नवाब। तो भैया अगला नवाब कौन बन गया 1757 में? मीर जाफर। पर जब मीर जाफर नवाब तो बन जाएगा, पर आप सभी को पता है कि अंग्रेजों का उद्देश्य क्या बन गया? ज्यादा से ज्यादा धन कमाना, पैसा कमाना, तो ज्यादा से ज्यादा व्यापारिक छूटों को लेना, तो जब ज्यादा से ज्यादा उपहारों को देना, तो उपहार जब देता रहता है तो राजकोष खाली हो गया। जब भैया राजकोष खाली हो गया तो आप उपहार कहां से दोगे भाई? अगर राजकोष खाली हो गया तो उपहार कहां से दोगे? तो ये जो मीर जाफर है ये अंग्रेजों की मांग को पूरा करने में असमर्थ हो गया, और जब असमर्थ हो गया तो अंग्रेजों ने इसको हटा के इसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। किसको बना दिया? मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। अब आप देखोगे मीर कासिम एक योग्य है, मीर कासिम एक योग्य सेनापति है, एक योग्य नवाब है। तो आगे चल के क्या हुआ कि अंग्रेजों को ज्यादा छूटें मिल रही थी, उन छूटों के कारण भारतीय व्यापारियों के व्यापार नष्ट हो रहे थे। तो भारतीय व्यापारी नवाब से मिले तो नवाब ने क्या किया? जो अंग्रेजों को छूटें प्राप्त थी वही छूटें आपके भारतीयों को दे दी, और ये बात भैया अंग्रेजों को नंगवार गुजर गई, और उन्होंने मीर कासिम को क्या कर दिया? हटा दिया। और जब मीर कासिम को पद से हटा दिया और पुनः किसको ले आए? मीर जाफर को ले आए। तो मीर कासिम एक योग्य था, उसने क्या किया कि उसको यह पता चल गया कि उसके पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है। उसने एक योजना बना डाली, और उस योजना में भैया आप देखोगे ऐसे ऐसे लोगों को इसने शामिल किया, तब मानिएगा ये बुद्धिमान था। इसकी बुद्धिमानी का परिचय देखिए। तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आइए इसको हम रफ करते हैं। तो यहां पर आप देखोगे जब हम इसको रफ कर देंगे
और इनका आप नोट्स बनाते रहें। ये आप मत समझिएगा इतिहास है, ये कड़ी जोड़ रहा हूँ मैं संविधान की, आपका टच करा रहा हूँ कैसे आप विषय में एक नए तरह का रंग भरेंगे जिससे आपको मजा आ जाए पढ़ने में। तो आइए, अब बंगाल का नवाब बन गया कौन सा? मीर कासिम के बाद मीर जाफर। तो अब ये मीर कासिम के पास कुछ नहीं, ये गया भैया मुगल बादशाह के पास। किसके पास? मुगल बादशाह के पास। अब जब मुगल बादशाह के पास गया, और इस समय मुगल बादशाह जो है वो शाह आलम है। कौन से हैं भैया? शाह आलम। और ये कैसे शाह आलम? सेकंड शाह आलम, शाह आलम द्वितीय। अब भैया ये शाह आलम द्वितीय हैं, इनको पता नहीं क्या समझा देता है। और दूसरा अवध के नवाब हैं शुजाउद्दौला। अब इन दोनों को एक स्कीम बताता है अपनी कि भाई इसके पास तो कुछ नहीं है। तीसरा आदमी कौन सा है? मीर कासिम। अब इसके पास कुछ नहीं भाई खोने को, अगर प्रहार करेगा तो ये कुछ पाएगा ही, इसीलिए कहा है कि आप तगड़ा प्रहार करें और स्टार लगाएं कंधों पर। अब आप देखेंगे, इससे सीखें, किसके पास कुछ नहीं है। ये गया कहां पर? मुगल बादशाह को, इनको समझाया, और शुजाउद्दौला, और शुजाउद्दौला कहां के हैं? अवध के नवाब हैं। कहां के भैया नवाब हैं? अवध के नवाब हैं। ठीक है। और इन दोनों को समझा के कहता है कि अगर हम तीनों लोग मिल जाएं तो हम अंग्रेजों को भारत से भगा देंगे। क्या करेंगे? अंग्रेजों को भारत से भगा देंगे। और इसकी बात में झांसे में आ गए शाह आलम और बना दिया एक त्रिगुट, और पहुंच गए भैया बक्सर के मैदान में। और बक्सर के मैदान में 1764, कौन सा भैया? 1764 बक्सर का युद्ध। आपसे पूछा भी जाता है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया, और यह युद्ध अंग्रेजों को भारत में एक तरीके से हम कह सकते हैं स्थापित कर देगा कि बक्सर का युद्ध अब लड़ा किसके गया? तो शाह आलम द्वितीय हैं, शुजाउद्दौला अवध के नवाब हैं, मीर कासिम बंगाल के अपदस्थ नवाब हैं। तो यहां पर याद रखिएगा। और अंग्रेजों की तरफ से जो लड़ने आएगा भैया, तो अंग्रेजों का सेनापति आपसे पूछ सकता है कि अंग्रेज सेनापति कौन था? तो अंग्रेज सेनापति जो था वो हेक्टर मुनरो था। कौन सा भैया था? हेक्टर मुनरो। और हेक्टर मुनरो इस युद्ध को जीत गया, इन तीनों शक्तियों को परास्त कर दिया। अब ये यहां से स्थापित कैसे हो गए? क्योंकि मुगल बादशाह कौन है? शाह आलम। और इसमें आप देखोगे मुगल बादशाह भी हार गए कि सबसे बड़ी शक्ति तो मुगलों की है, और मुगल भी हार गए भैया। तो जब मुगल हार गए तो कौन बन गया यहां से? अंग्रेज बन गए भाई। और बनाया किसने? इसने। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि बक्सर के युद्ध के समय, आपसे क्वेश्चन आता है बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब, और ये आप देखिएगा पीसीएस मेंस तक ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2016 पीसीएस मेंस में भी पूछा गया था कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो आप देखो कि ज्यादातर लोग इसको कहते हैं अगर ये नवाब होता भैया तो युद्ध ही नहीं होता। तो नवाब बनने का मीर कासिम के बाद फिर किसको बनाया गया? मीर जाफर को बना दिया गया। तो याद करो कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब कौन सा हो जाएगा? मीर जाफर। अब आप देखोगे जब ये युद्ध हार गए और 1765 में पुनः आप देखोगे रॉबर्ट क्लाइव आ गया बंगाल का गवर्नर बनके। क्या गया? रॉबर्ट क्लाइव आ गया। तो अब भैया ये युद्ध हार चुके हैं, इन लोगों को भरना पड़ेगा हरजाना। क्या भरना पड़ेगा? हरजाना। और इस हरजाने की कड़ी में आप देखिएगा हरजाना भरना पड़ेगा। तो हरजाना भरने के लिए आप देखोगे रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह और अवध के नवाब के बीच एक संधि होगी, और वो संधि होगी, इसे हम लोग कहते हैं 1765 इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि।
और ये संधि इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है क्योंकि यहां से पूरी चीजें बदल गई। अब ये इलाहाबाद की संधि है तो याद रखिएगा दो संधियां होंगी, एक तो अगर भारत के बादशाह हैं मुगल और दूसरे अवध के, तो पहली संधि रॉबर्ट क्लाइव जो करेगा वो शाह आलम के साथ करेगा। क्या करेगा? शाह आलम के साथ करेगा। तो याद रखिएगा इलाहाबाद की संधि कब हुई है? तो 1765 में। किसके किसके बीच हुई है? तो याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव, शाह आलम और शुजाउद्दौला के बीच। अब अंग्रेजों को क्षति देनी पड़ेगी, और क्षति किसकी देनी पड़ेगी आपको? युद्ध की। और इस युद्ध की क्षति में अब आप देखिएगा बिहार, क्या कहते हैं? बिहार, बंगाल, ओडिशा, उस समय था उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। क्या हो गई? दीवानी प्राप्त हो गई। और ये दीवानी मिली किसको? तो अंग्रेजों को मिल गई। तो आपसे कह सकता है अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त हुई? तो 1765 में। कब प्राप्त हुई? 1765 में। इसी के बाद जाओगे 1765 में तो यहां देखोगे इनको मिल गई बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी। इन लोगों को क्या मिला भैया? इन शाह आलम को क्या कर दिया गया? पेंशनर बना दिया गया। क्या बना दिया गया? पेंशनर बना दिया गया। तो अब आपसे कह सकता है कि भारत का प्रथम पेंशनर मुगल बादशाह, भारत का प्रथम पेंशनर मुगल बादशाह कौन था? तो भारत का पहला पेंशनर मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, और इसको 26 लाख की पेंशन मिली। ये आपसे पूछा भी जाता है कि कितने की पेंशन मिली भैया? 26 लाख। अब जब इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे कंपनी अपने शासन को और नियंत्रित करती चली जाएगी। कंपनी अपने शासन को और नियंत्रित करती चली जाएगी। पर इसी बीच क्या होता है कि कंपनी अपने ब्रिटिश पार्लियामेंट से, ब्रिटिश संसद से एक मांग करती है कि कंपनी को थोड़ा मदद दी जाए, वो भी आर्थिक। कैसी मदद दी जाए? आर्थिक मदद दी जाए। क्यों? कंपनी दिवालिया होने के कगार पर है भैया। बात समझिए, इतने युद्ध जीत रही है, इतने उपहार ले रहे हैं, फिर भी कंपनी क्या हो रही है? दिवालिया हो रही है। तो अब ब्रिटिश संसद को कंपनी को नियंत्रित और नियंत्रण में लेने का पहला अवसर मिल गया। अब अवसर क्यों? क्योंकि जो कंपनी का कर्मचारी है वो इतना ज्यादा पैसा कमा के जा रहा है भारत से। जब ब्रिटेन पहुंचता है तो वहां के जो पार्लियामेंट में बैठे मेंबर हैं वो मेंबर भी सशंकित हो जाते हैं कि ये आगे चल के तख्ता पलट ना कर दें। तो जब इसी की कड़ी में बढ़ेंगे तो यहीं से आप देखिएगा अब आपके विकास को प्रारंभ करते हैं। तो अब जब कंपनी को पहला अवसर मिला, कि सरकार को कंपनी को नियंत्रित और नियंत्रण में लाने का पहला अवसर मिला, तो उसने एक अधिनियम जारी किया और वो अधिनियम कहलाया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसका लें स्क्रीनशॉट और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर। तो अब इसका ले लो स्क्रीनशॉट और मैं आपको ये एक्ट बता देता हूं कि हमें पढ़ना कितना है, और फिर मैं इसको पढ़ना भी प्रारंभ करते हैं। तो भैया आपको मजा आ रहा होगा। अगर मजा आ रहा है तो जुड़ जाएं भैया प्रयाग एकेडमी के यूट्यूब चैनल से और ले लें स्टार वाली क्लास और लगा लें कंधों पर स्टार। हमने कहा है आपके माता पिता का भी सपना है स्टार का, तो माता पिता के सपने को साकार करें भैया, और साकार करें तो स्टार वाली क्लास से जुड़े, आपको संपूर्ण सिलेबस कवर करा दिया जाएगा यहाँ पर। तो आइए बढ़ते हैं अब आगे की ओर। मैंने कहा एक समय में एक काम लें, पूरी ऊर्जा लगाएं। अगर पूरी ऊर्जा लगा देते तो ऐसा काम कौन सा है जो काम नहीं होगा आपका। तो आओ आगे बढ़ते हैं। तो हम कहें संविधान का विकास, संविधान का विकास। तो अब जब संविधान के विकास की बात करेंगे तो इस संविधान के विकास को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक भाग कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और दूसरे भाग को कहते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। क्या कहेंगे? एक हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। क्या कह देंगे भैया? ईस्ट इंडिया
कंपनी के अंतर्गत। तो अब आप देखोगे हम संविधान के विकास को या संविधान के ऐतिहासिक स्रोत को दो भागों में पढ़ेंगे, एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, और जब दूसरी बात करेंगे तो दूसरी बात होगी भैया वो हो जाएगी आपके किसके, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, ब्रिटिश क्राउन। तो अब एक ब्रिटिश क्राउन हो गया, एक ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया। तो जितनी चीजें ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत आएंगी उनको मैं बता देता हूं, और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आएंगी उनको बता देते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में पहला जाए तो आपको मैंने बताया 1773। कौन सा बताया भैया, 1773। और 1773 का कौन सा एक्ट बताया, रेगुलेटिंग एक्ट। तो याद करो कंपनी के लिए पहला एक्ट कौन सा आया, रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद जाओगे तो इस रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां हैं, उन कमियों को सुधारने के लिए आएगा 1781। इसे हम लोग कहते हैं सेटलमेंट। कौन सा कहेंगे भैया, सेटलमेंट एक्ट। सारे एक्ट ही पढ़ने यहां पे। अब जब सेटलमेंट के बाद बढ़ोगे तो 1784 उसे हम लोग कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। ये भैया एक्ट जो हैं, एक्ट ये आपके बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले एक्ट हैं। सीधा कहेगा 1781 को किस नाम से जानते हैं, तो सेटलमेंट कह देंगे। 1773 को किस नाम से जानते हैं, तो रेगुलेटिंग कह देंगे। 1784 को किस नाम से जानते हैं, तो पिट्स कह देंगे। अब जब इसके बाद चलेंगे तो इसके बाद एक एक्ट आएगा और वो आएगा 1793 का, और इसे हम लोग कहते हैं भैया चार्टर अधिनियम। क्या कह देंगे भैया, चार्टर अधिनियम। अब चार्टर अधिनियम के बाद जाओगे तो आपको मिल जाएगा 1813, और ये भी आ जाएगा भैया आपका चार्टर अधिनियम। अब 1813 के बाद जाएंगे तो आपका आ जाएगा कौन सा, 1833। कौन सा आ जाएगा भैया, 1833। और 1833 का भी कहलाता है भैया चार्टर अधिनियम। क्या कहलाता है, चार्टर अधिनियम। 1853 ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कह सकता है 1853 का भी है भैया कौन सा, चार्टर अधिनियम। और ये जो चार्टर अधिनियम है ये अंतिम चार्टर अधिनियम है। तो कंपनी के अंतर्गत आने वाला अंतिम अधिनियम कौन सा है, तो चार्टर अधिनियम आपका याद रखिएगा वो अंतिम कौन सा हो जाएगा, अंतिम चार्टर अधिनियम। कौन सा हो जाएगा भैया, अंतिम चार्टर अधिनियम। तो ये हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत इतनी चीजों को पढ़ेंगे। इसका ले लीजिएगा भैया स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जब आगे बढ़ेंगे तो यहां से आइए देखते हैं। तो जब आगे बढ़ोगे तो अब हम ब्रिटिश क्राउन की बात करेंगे। तो ब्रिटिश क्राउन की बात करेंगे तो इसको हम कर लेते हैं रफ। आप ले लें इसका स्क्रीनशॉट भैया, और स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग चलते हैं आगे। तो जब आगे चलेंगे तो अब हम लोग पढ़ेंगे किसके अंतर्गत, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। और जब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पढ़ेंगे तो वहां पर चीजों को देख लेते हैं। तो अब यहां पर आओ, 1853 का अंतिम चार्टर अधिनियम आ गया भैया। तो 1858 में जाएंगे। आप सभी को पता है कि भारत में विद्रोह हो गया था 1857 में, और उसके बाद कंपनी के प्रशासन को समाप्त किया गया, और मैं बताऊंगा कैसे किया गया। और उसके बाद सीधा ब्रिटिश की महारानी को भारत की सत्ता दे दी गई, और ये 1858 को हम कह सकते हैं भारत शासन अधिनियम। क्या कह देंगे भैया, भारत शासन अधिनियम। कि भारत पर अब अंग्रेजों का शासन हो गया सीधा सीधा। अभी कंपनी का शासन था, अब क्राउन का शासन हो गया, बदल गई बात, भारत शासन अधिनियम। 1861 में जाओगे
तो 61 में आएगा भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। अब भारत परिषद अधिनियम हो गया, उसके बाद जाएंगे तो 1892 की बात करेंगे। 1892 में भी आएगा भारत परिषद अधिनियम। अब इसके बाद गए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1909, इसको आप भारत परिषद अधिनियम तो कह ही सकते हो, इसके साथ साथ इसे हम कह सकते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। क्या कह देंगे? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। आपसे भैया सीधा क्वेश्चन करेगा कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था, किस चार्टर अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं भैया, तो वो कौन सा हो जाएगा? 1909 वाला हो जाएगा। अब इसके बाद बढ़ोगे तो आएगा भैया एक 1919, इसे हम लोग कहते हैं मेंटग्यू, मेंटग्यू, मेंटग्यू चेम्सफोर्ड, मेंटग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। तो याद रखिए भैया 1919 वाले को हम क्या कहते हैं कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। आपको मैंने बता रखा, आपको कुछ ही विशेष याद करने हैं। इस कड़ी में जब 1919 को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया तो कहा गया इस कानून की समीक्षा करने के लिए 10 वर्षों में एक आयोग का गठन किया जाएगा, और वो आयोग भैया आया 1927 में गठित हुआ। और 1927 में आया कौन सा? साइमन कमीशन। और ये जो साइमन कमीशन था तो आपसे कह सकता है ये 1928 भारत आया, भारत आया। तो याद रखिएगा, आपको साइमन कमीशन से 2 क्वेश्चन पूछता है। एक तो साइमन कमीशन का गठन तो 1927, साइमन कमीशन का भारत आगमन, तो भारत आगमन 1928 में होगा भैया। कब होगा? 1928। गांठ बांध लीजिएगा, यहां पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, हर परीक्षा में आता है लगभग। तो अब ये हो गया। इसके बाद इस साइमन कमीशन ने एक चुनौती दी, क्योंकि भारतीय यहां तक आने तक एक संविधान की मांग करने लगे थे, और जब संविधान की मांग करने लगे तो यहां पर इस साइमन कमीशन ने कहा कि हां जरूरी है ये बात। तो आप देखोगे अंग्रेजों ने भारतीयों से कहा कि आपको हम संविधान देंगे, पर सभी लोग, सभी दल, सभी पार्टियां, सभी गठबंधन, राजा रजवाड़े, सब लोग मिलके आओ, एक मांग करो और उसको हम पूरा कर देंगे। और इस मांग को स्वीकार किया भैया। एक रिपोर्ट आती है 1928, जिसे हम लोग कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट। तो याद करो कि 1928 में आपसे कह दे कि नेहरू रिपोर्ट कब आई, तो 1928 पर नेहरू रिपोर्ट लाया कौन? गड़बड़ हो सकता है। तो यहां पर आप देखोगे इस नेहरू रिपोर्ट के लिए हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को कह सकते हैं, पर नहीं भैया, इनके पिताजी थे मोतीलाल नेहरू। कौन से थे भैया? मोतीलाल नेहरू। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 1928 के बाद एक मांग कही अंग्रेजों ने कि एक मांग लाइए, डबल मांग नहीं होनी चाहिए। हो गई मांग भाई। 1929 जिन्ना ने कर डाली एक मांग, और जिन्ना ने मांग क्या कर दी 1929 में? जिन्ना रिपोर्ट आ गई। कौन सी आ गई? जिन्ना रिपोर्ट। कुछ जिन्ना की मांगे आ गई। तो भैया अंग्रेजों ने क्या कहा है? आप आओ, पर आप कैसे आओ? मिलजुल कर आओ। तो अपनी बात पर हम लोग अडिग नहीं रहे, तो क्या अंग्रेज हमको संविधान देंगे? तो ये आप देखोगे फिर ठंडे बस्ते में चली गई योजना। इसका लें स्क्रीनशॉट और फिर मैं आगे बढ़ता हूं, और यही आपको मैं विधिवत तरीके से पढ़ाऊंगा। बस आज आप जान लें, कभी कभी ये भी आपसे आ सकते हैं एग्जाम में। तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट और हम इसको अब करते हैं रफ। तो 1928 में कौन सी रिपोर्ट आ गई भैया? नेहरू रिपोर्ट आ गई। 1929 में जिन्ना की रिपोर्ट आ गई। अब धीरे धीरे आप देखोगे आंदोलन तेज होने लगे।
आंदोलन जब तेज होने लगे तो कई प्रमुख नेता मांग करने लगे। एक एम.एन. राय जी हैं, उन्होंने भी संविधान की मांग प्रमुखता से उठा दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा जो संविधान सभा हो भारतीयों द्वारा चुनी गई हो, उसमें किसी भी बाहरी का कोई हस्तक्षेप नहीं हो, कोई भी भारतीय हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे। तो यहां पर आया 1940 में इसी बात को कहा गया और 1940 में आया अगस्त प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव आ गया भैया? अगस्त प्रस्ताव। आप सभी को पता होगा, आपने पढ़ रखा होगा, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, तो अंग्रेजों पर थोड़ा दबाव बढ़ जाता है और इस कारण अंग्रेजों को भारत को स्वतंत्र करने का एक दबाव आता है और उसके लिए अंग्रेज एक मिशन लाते हैं 1942, जिसे कहते हैं क्रिप्स मिशन। और इस क्रिप्स मिशन को आप देखिएगा भारतीय अस्वीकार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय आंदोलन की बागडोर महात्मा जी के हाथ में होती है और महात्मा जी एक बार के भुक्तभोगी हैं। प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने अंग्रेजों की मदद की, लोगों को भर्ती कराया कि अगर हमारे उपकारों को देखकर, हमारे संघर्षों को देखकर कि अंग्रेज हमें स्वतंत्र कर देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। और एक कहावत भी भैया, दूध का जला आदमी मट्ठा भी फूंकता है, तो महात्मा जी गलती नहीं करने वाले थे। अब 1942 में क्रिप्स मिशन आ गया, दबाव बढ़ता गया, तो आप देखोगे विपक्ष में वहां पर एक लेबर पार्टी है, वो भी भारत को स्वतंत्र करने की बात कर रही है। विश्व युद्ध समाप्त हुआ और सत्ता में लेबर पार्टी आ गई, तो जिस पार्टी ने जो बात कही थी अब उसे करना पड़ेगा, तो उसने 1946 में भारत के लिए भेज दिया एक कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन भैया? कैबिनेट मिशन। तो याद रखिएगा कैबिनेट मिशन कब आया? 1946। और कैबिनेट मिशन के बाद हम जाएंगे तो यहां पर भैया आपका आ जाएगा संविधान सभा। 1946 में क्या गठित हो गई? संविधान सभा। और इस संविधान सभा ने भैया बनाना चालू कर दिया संविधान को। और 15 अगस्त 1947 हम हो गए भैया आजाद। क्या हो गए? आजाद हो गए। तो हमारा स्वतंत्रता अधिनियम आ गया। क्या आ गया भैया? स्वतंत्रता अधिनियम। तो अब आप देखोगे ये सब आपके मैंने अधिनियम आपको कराए और इन्हीं अधिनियमों को हम बारी बारी पढ़ेंगे और एक एक चीज को यहां से निकालते चलेंगे। तो मैंने अंतर किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसमें अंतिम वाला पूछे तो लगा ले जाओ, ब्रिटिश क्राउन वाला पहला पूछे तो लगा ले जाओ, कि एक विधिवत तरीके से एकदम अलग अंदाज में पढ़ने को मिल रहा है। और अगर पढ़ने को अलग अंदाज मिल रहा है भैया तो आ जाओ प्रयाग एकेडमी में यूट्यूब चैनल पर, या आ जाओ ऑफलाइन क्लासों में। आपको कंधों पर स्टार होगा भैया, आपके कंधों पर स्टार होगा, आपके माता पिता के सपने साकार होंगे। और साकार करना है तो जुड़ जाओ स्टार वाली क्लास में। तो आज लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और फिर बढ़ते हैं आगे। तो भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तो आज हम क्लास को ले देते हैं यहीं पर विराम और आपको शाम को मिलेगी मैथ वाली क्लास और मैंने कहा सुबह 8 बजे आपको मिलेगी स्टार वाली क्लास। स्टार वाली क्लास लगवाएगी आपके कंधों पर स्टार, आपको मिलेगा पूरा। ये तो थी पहली क्लास, ये तो था डेमो भैया। अभी आप देखोगे ये ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। और आगे चलेंगे, आगे मैं आपको अब पढ़ाऊंगा कि ये रेगुलेटिंग एक्ट से क्या हुआ, सेटलमेंट से क्या हुआ, और इस आप देखोगे क्रिप्स मिशन क्या है, कैबिनेट मिशन क्या है। और मैं 17 अक्टूबर तक वादा करता हूं कंप्लीट विषय कर दूंगा। तो जुड़ जाएं यूट्यूब चैनल के साथ प्रयाग एकेडमी के। और अगर ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आ जाएं भैया जीआईसी स्कूल के सामने, हम आपके कंधों पर लगवा देंगे स्टार। ये मेरा वादा है आपसे कि इस क्लास से आपको मैंने कहा पूरा करिएगा, 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, आप लिख के रख लीजिए कहीं पर। तो आज के लिए हम यहीं लेते हैं विराम, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल। तो इजाजत दीजिए मुझे प्यारे साथियों, आज के लिए बस। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।